इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर, और इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पर कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम से पहले उन सभी पेपर्स को आप जरूर लगा लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ 150 रुपए की है, और इसमें कूपन कोड है 50% ऑफ प्राप्त करने के लिए। ये दिया हुआ जो कूपन कोड है SUPERFA50, इस कोड को आप अप्लाई करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ 150 रुपए में मिल जाएगी, और मेरा विश्वास है कि आपका स्कोर बहुत बेहतर हो जाएगा। स्ट्रेन एवरी नर्व, जो भी आपकी नस है ना, हर चीज को एकदम फुली प्रेशर के साथ आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब टू मेक एवरी एफर्ट, यानी ऑटमोस्ट एफर्ट, राइट। तो ये हो जाएगा राइट वाला, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है? देखिए अब ये समझिएगा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि व्यर्थ का प्रयास करना, जो मेहनत आप कर रहे हैं वो एकदम बर्बाद बेकार है, मतलब कोई उसका सदुपयोग है ही नहीं। सर जी ऐसे कैसे? जैसे सपोज करो, गांव में क्या होता है ना कि पड़ोसी को देख करके एक दूसरा जो नेवर होता है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलते हैं, और कुछ लोग जो यार दोस्त होते हैं ना भाई, ये सच बात है कि अपने दोस्त को देख करके उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, यार वो लग गो भाई, यार मैं रह गया। तो ऐसे में क्या होता है कि जो पड़ोसी जो नेवर हैं, वो अपने जो बेटा है जिसने पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल त्याग दे दिया है, गिव अप कर दिया है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, और वो क्या कर रहे हैं? फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, जो हॉर्स जो घोड़ा मर गया है उसे भी फ्लॉग कर रहे हैं, उसे चाबुक मार रहे हैं, चल बेटा खड़ा हो जा, देख पड़ोसी लग गो, देख वो जहाजा मुड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? मतलब वेस्ट वंस एफर्ट, अपना जो एफर्ट है, प्रयास है, उसे बेकार में वेस्ट कर रहे हैं उसे, राइट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? वेस्ट वंस एफर्ट, यानी सी वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, किताबों में तेल लगा दिया, तो सोचो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आगे देखो, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो दिखा देना, अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स का मतलब क्या होता है? ये पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। मतलब क्या होता है कि बच के निकल जाना, भाग जाना, एस्केप कर जाना। तो एस्केप इज द राइट आंसर, मतलब एस्केप हो जाएगा, बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। एक है टू डाई इन हार्नेस। भाई यार, जब मैंने डाई के बाद आने वाली जितनी भी प्रीपोजिशंस हैं वो सब के बारे में मैंने आपको ट्रिक दे रखी है, सर्च कर ली यूट्यूब पर कि डाई के बाद आने वाली प्रीपोजिशन भाई राम सर, वो मैंने बहुत ट्रिक के साथ समझाया जो पेपर में आता है। अब देखो, डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना, उसके बाद मैं आगे कहानी बताऊंगा। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं और उस टाइम जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके दौरान यदि आपकी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसका मतलब डाई इन हार्नेस, मतलब टू डाई वाइल इन सर्विस, राइट। आप जैसे नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के टाइम पर आपके दरमियान उस टाइम पर आपकी कोई भी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं डाई इन हार्नेस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? कितना अच्छा है, आपको सीखने को भी कुछ मिला है ना। अच्छा से मतलब क्या, आपको सीखने को कुछ मिला। तो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, टू डाई वाइल इन सर्विस। आगे बढ़ जाते हैं, टू फेदर वंस नेस्ट, यानी किसी का कोई नेस्ट है और उसमें आप क्या फेदर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बताओ जल्दी से? इसका मतलब होता है कि बेईमानी से जो पैसा वैसा जो धन है वो अर्जित कर लेना, ठीक है। बहुत आपने देखे होंगे ऐसे लोग होते हैं जो कि सरकारी नौकरियों में क्या करते हैं कि बेईमानी का पैसा लेते हैं, राइट ना। और लोग क्या करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे इंसान नहीं होते, मतलब क्या होता है जो रिश्वत लेते हैं, करप्शन के बहुत सारे केसेस उनके ऊपर लॉज होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बेईमान बहुत गंदा काम करके आप धन को क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब क्या, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। यहाँ पर जो बहुत क्लोज आंसर है वो एकदम ये वाला है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब ये देखो, मतलब क्लोज भी देखना होता है आपको। अगर आप अब नहीं मिल पा रहा है आप जो सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको क्लोज वाले पर जाना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, ये आपका जो है एरर्स है, इनको समझना भाई, बहुत अच्छी एरर्स हैं, बहुत प्यारी एरर्स मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। सबसे पहले देखिएगा, इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये समझिएगा कि इसका मतलब यहाँ पर कोई आपको एरर दिख रही है क्या, जल्दी बताइएगा। देखिएगा, इफ के साथ हेड थर्ड फॉर्म, तो आगे वाला वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये वाला तो आपको कंडीशनल याद आ गया होगा, ये तो बिल्कुल सही है। पहले में देखिएगा, इफ यू हैड टोल्ड मी, ये तो बिल्कुल सही है। आगे देखो, अब आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस वाले यानी कि आपका सी वाले पार्ट में गलती है। गलती क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको पता है। और आगे भी देखो, एक और वर्ब आ रही है सॉल्व। जब लगातार दो वर्ब आ जाए ना मेरे भाई, जो दूसरे नंबर की जो वर्ब होती है, जो दूसरे नंबर की, उसे आप या तो जीरंड बना दीजिएगा आईएनजी लगा करके, या तो आप इसे सॉल्व को सॉल्विंग लिख सकते हैं इस जगह, या फिर आप इन्फिनेटिव बना दीजिएगा उसके आगे टू लगा करके। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। यानी कि पहली वर्ब के बाद जब दूसरी वाली वर्ब आती है
तो मैक्सिमम केसेस में जो एरर पाई गई हैं वो इन्फिनेटिव या जीरेंड पर बेस्ड होती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी वाला। आगे देखें, द अरेबियन नाइट्स आर इंडीड एन इंटरेस्टिंग बुक। समझने की कोशिश करिएगा। पहली बात तो देखो, ये जो किताब का नाम है मेरे भाई, इस किताब के नाम में ही अंदर एस लगा हुआ है। कोई भी किसी का नाम हो, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो या फिर किसी बुक का नाम हो, अगर ऐसे केस में क्या होता है, यदि ऑलरेडी एस उसमें आ रहा है तो आपको अलग से, मतलब उसे प्लूरल नहीं मानते, सिंगुलर ही रहेगा ना मेरे भाई। सपोज करो किसी बच्चे का नाम है, क्या बताऊं मैं आपको, अरे ऐसे लिख दो जैसे नरेश है ना, नरेश। तो ऐसे समझो, नरेश की स्पेलिंग ये है ना, एस एच आता है, हम एच लिख नहीं रहे, सपोज करो एस आ रहा है। अब नरेश के बाद आप इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, बताओ? इज लगाएंगे ना, क्योंकि नरेश तो सिंगुलर है। कुछ सोचेंगे सर जी लास्ट में एस आ गया तो आर लगा दो, नहीं। जब ऑलरेडी एस इनबिल्ड होता है तो ऐसे केस में वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलती है, इसलिए यहां पर इज आ जाएगा। आगे देखिएगा, ही लव्ड हर डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। अब ये समझने की कोशिश करिए, तीसरा वाला किस, मतलब तीसरा वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या वो सही है? देखिएगा, आपको ये चीज याद रखनी है भाई, मैंने हमेशा आपको बताया था कि डी माने होता है डोंट, मतलब डोंट का मतलब होता है आपको इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं लगानी है। बताया था ना, डिस्पाइट के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। तो ऐसे में डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता। हाँ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ये तो बताया था मैंने। तो इन राइट, इंस्टेड ऑफ भी होता है, इन स्पाइट ऑफ भी होता है। तो ऐसे में इंस्टेड होता है, इंस्टेड ऑफ, ठीक है। तो इन स्टेड ऑफ भी होता है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड के साथ ऑफ आता है, लेकिन हमेशा डिस्पाइट के साथ नहीं आता, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ भी होता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं कि ऑफ ऑल द मॉडल्स जैशका इज द मोर गुड लुकिंग वन। अब ये समझ लीजिएगा कि इन जो 4 क्वेश्चन है, क्या इसमें कहीं पर एरर दिख रहा है? आप सोचो, पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊं। देखो समझ में आ गया ये जो भाई, देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी। हाँ, ऊपर वाला समझ में आ गया ना, ये वाला डिस्पाइट वाला। भाई देखो, याद करो, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ये तो याद रखना है। इन स्पाइट के साथ, इन स्पाइट ऑफ का, राइट, इसके साथ ऑफ यूज होता है। चलो चौथे वाले पर आ जाओ। यहां पर जो ये मोर लिखना है ना भाई, सी वाले ऑप्शन में मोर, ये मोर नहीं आएगा। आप सबको पता होगा, यदि दा लग रहा है तो दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है, इसीलिए मोर की जगह पर मोस्ट आ जाएगा, राइट। मतलब कितना अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा आपको। नोट्स बनाने ना, लाइक वाइक तेल लगा दो, बलू मत करो, कोई दिक्कत ना है। आप इसके नोट्स बनाओ, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छी तरह से, लाइक वाइक पे ध्यान मत दिया करो। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि मोर की जगह पर मोस्ट, क्योंकि दा के बाद कंपैरेटिव डिग्री आता है, राइट। आया कि नहीं आया भैया? देखो एक और चीज बताऊं, ये जो ऑफ लिख रहा है ना मेरे भाई, ये देखो आपको मैं बता दूं, किधर है यार ये ऑफ लिख रहा है, ठीक है, ऑफ लग रहा है। अच्छा, ऑफ के साथ वाला एक कॉन्सेप्ट है, बता दूं आप कहें तो, यानी ऑफ के बाद कभी भी ना ऑल लगा है तो आपको ये याद रखना है कि ऑल के बाद कभी भी, ऑल के बाद अदर का प्रयोग नहीं किया जाता है। पहली बात, ऐसा अगर कोई भी सेंटेंस है तो ऐसे में सुपरलेटिव डिग्री में यूज होता है। तो मोर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा भाई, बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा जल्दी से? मोर का सुपरलेटिव क्या हो जाएगा फटाफट से? मोस्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, टेंशन मत लिया करो। तो मोर गुड लुकिंग की जगह हो जाएगा मोस्ट गुड लुकिंग। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, व्हेन आई वेंट देयर चार्लीज इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। जल्दी से बताओ इसमें क्या एरर है? देखो समझाता हूं। पहली बात तो याद रखो, यहां पर जो इज दिख रहा है ना बी वाले ऑप्शन में, देखो बी वाले ऑप्शन में ये जो इज है, या किधर गया, यहां पर देखो भाई, बी वाले ये इज है ना, इज, इस इज की जगह पर वॉज आएगा। ऐसा क्यों हुआ कि जब जब दो सेंटेंसेस कभी भी वैन से जुड़े हों तो ऐसे में क्या होता है कि ये बात है कि WHEN इस वैन के साथ सिंपल पास्ट चलता है तो आगे पास्ट कंटिन्यूअस चलता है, ये आपको याद रखना है। तो देखो वैन के साथ सिंपल पास्ट है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आगे जो चलता है वो पास्ट कंटिन्यूअस चलता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की वजह से यहाँ पर इज की जगह पर क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। तो इसलिए यहां पर वो जाएगा। देखो नोट कर लो भाई, लिख लो। अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे, केयरलेस बन जाएंगे ना मेरे भाई, तो आप अब समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ गए ना? हाँ, फिर गुस्सा आ जाएगा। आप इसके नोट्स बनाओ, समझो मैं क्या क्या समझा रहा हूं। अरे ये एयरमैन है, नेवी का, SSR का, कोई तोप पेपर नहीं है इंग्लिश का, ठीक है ना। आप NDA भी उठा के देख लो, अगर इनसे बाहर चला जाए तो बोलना। आप SSC का पेपर ले आओ, CPO का। आप अगर इन वीडियोस को देख के जा रहे हैं, आप नहीं बता सकते
कभी भी आपको कोचिंग जरूरत नहीं है, बट कोचिंग ऐसा नहीं है बुरा है, अच्छी कोचिंग रहती है, उनसे सीखने को मिलता है। बट ये भी सच है कि यदि आप इन वीडियोस को देखकर नोट्स बनाएंगे, समझेंगे, तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ चुके हैं और इनको आप सबको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे को छोड़ दूंगा जो मुझे ठीक नहीं लगेगा, ठीक है। चलो छोटे छोटे से, इसलिए मेरे को लगा कि इनको बता देता हूं। देखिएगा, अ पर्सन हु हैज नो मनी टू पे ऑफ हिज डेट, यानी किसी ऐसा कोई इंसान जिसके पास पैसा धन नहीं है भाई, अब कर्ज को उतारने के लिए, कर्ज हो गया है, पैसे नहीं है। आपने देखा है ना, किसान लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कर्ज वर्ज में बहुत डूब जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, एकदम कहना ना उसके गाल में जीव है, मतलब जैसे कोई पैसे लेने गया, गाल में जीव है, कुछ भी कह देता है, तो कंगाल मतलब इंसोल्वेंट। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ऐसे इंसान को बोलते हैं इंसोल्वेंट। आगे देखो, पुअर का मतलब क्या होता है, गरीब, राइट ना। तो कर्ज वर्ज नहीं कोई उतार पाए, और जब वो अगर गरीब हो गया तो उसको इंसोल्वेंट बोलते हैं, वर्ड है कंगाल। पुअर माने गरीब, एकदम निर्धन है। एक इसमें डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब होता है दीनहीन, एकदम असहाय, इसके माँ बाप नहीं, एकदम मतलब कोई है, कोई सहारा ही नहीं है उसका, उसे बोलते हैं डेस्टिट्यूट। एक ऐसे इसमें पॉपर, पॉपर का मतलब होता है कि आपके पास, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, केवल पाए हुए दान से अपने जीवन यापन करना, ठीक है ना, ये समझे, कुछ पैसे वैसे किसी ने दे दिया तो ऐसे में क्या है, वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो वो कहता है पॉपर। आगे देखिएगा, वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली अबाउट गॉड, ये बहुत देखो समझने की बात है, यानी ऐसे शब्द जो भगवान की निंदा करते हैं, राइट, ईश्वर की निंदा करते हैं, तो ऐसे शब्दों को अंग्रेजी में एक वन वर्ड है उसके में, उसे बोलते हैं ब्लास्फेमी। क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला हो जाएगा। आगे देखिएगा, अमोरल, अमोरल का मतलब होता है एक नैतिक सिद्धांत जिसके अंदर नहीं होता है, सदाचार की भावनाएं नहीं होती। एक इसमें फिलॉसफी, फिलॉसफी का तो मतलब वही दर्शन। एक इसमें लॉजिक, लॉजिक का मतलब होता है तर्क। आगे देखिएगा, क्विबल, क्विबल मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूं, क्विबल मैं आप सबके लिए छोड़ देता हूं, जल्दी जल्दी बता दीजिएगा क्विबल का क्या हुआ इन चारों में से पढ़ के। आगे देखिए, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, इसको तो कौन नहीं बता सकता यार। लेक्सिकोग्राफर, शब्दकोश के लिए शब्दों का संग्रह करने वाला व्यक्ति, उसे बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, तो लेक्सिकोग्राफर हो गया। एक इसमें जियोग्राफर, जो भूगोल है ना, भूगोल बेता है। एक इसमें लैपिडिस्ट, जो पत्थरों पर लिखने का काम करता ना भाई, जो नहीं लिखने का मतलब नहीं, जैसे पत्थर वगैरह जो भगवान की मूर्ति बना दी उसने, नक्काशी निकाल देता है, उसे लैपिडिस्ट बोलते हैं। एक लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट का मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी, मजा ले रहे हैं आप। A test in which cells from deceased organs are removed are tested, ये आप सबको बता देना है, ठीक है। चलो इसका भी मैं राइट बता देता हूं। राइट हो जाएगा इसमें बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब जो कोशिकाएं होती है ना, जो ऊतक टाइप को होता है, तो कोशिकाओं का जो जो डॉक्टर्स वगैरह जांच करते हैं उसे बायोप्सी बोलते हैं। एक इसमें ऑटोप्सी, जैसे कोई इंसान मर गया, मरने के बाद जो जांच होती है ना भाई, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। एक इसमें ऑपरेशन, वो तो पता ही, ऑपरेशन जो अभियान, जो शल्य चिकित्सा ऐसा होता है। एक एम्प्यूटेशन, या फिर एम्प्यूटेट कर दिया किसी भी अंग को, बॉडी के पार्ट को एम्प्यूटेट करना पड़ता है डॉक्टर साहब को। तो एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है बताओ, मतलब अंग को काट देना। जैसे किसी का रोड एक्सीडेंट में पैर खराब हो गया तो काटना पड़ेगा, उसे एम्प्यूट्यूट करना पड़ेगा। तो एम्प्यूटेट का मतलब क्या होता है, पैर को काट देना, किसी भी अंग को, जरूरी नहीं वो पैर हो, चलेगा दोस्तों। और ये वीडियो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक वाइक भले ही मत करो, बस मैं निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह से पढ़ते रहो। मैं जो इसका प्लेलिस्ट है उसका लिंक दे दूंगा, उनमें वीडियोस को बस नोट्स बना के लिख के चले जाओ, आपका भला हो जाएगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।